हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोगों को हर हर महादेव, जय श्री केदार। मैं राजेश हरिद्वार से, और मैं सभी लोगों को चारधाम यात्रा करवाता हूं हरिद्वार से। इस बार भी चारधाम यात्रा खुलने वाली है, बस सिर्फ एक महीना और बाकी रह गया। अगले महीने 19 तारीख से यानी कि 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा स्टार्ट होने वाली है। तो आप सभी जो लोग भी चारधाम यात्रा करना चाहते हैं वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पिछले 4 सालों से सभी लोगों को चारधाम यात्रा करवा रहा हूँ अपनी इन गाड़ियों के माध्यम से। खुद ही मैं सब लोगों के साथ चारधाम यात्रा भी करता हूँ। यहाँ तक कि सिर्फ गाड़ी नहीं, चारधाम यात्रा करने के लिए उनके साथ केदारनाथ भी जाता हूँ। तो बहुत लोगों का प्यार और सपोर्ट है मेरे पास पिछले चार साल से। जो लोग मेरे साथ यात्रा कर रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और जो आने वाले हैं उन लोगों को वेलकम। तो मैं बेसिकली हरिद्वार से यात्रा करवाता हूँ, लेकिन अगर आप लोग दिल्ली एयरपोर्ट से या फिर देहरादून या ऋषिकेश कहीं से भी अगर चारधाम यात्रा करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे में अपने स्क्रीन पे नंबर जो दिख रहे हैं आपको, ये दोनों मेरे ही नंबर हैं। आप और मेरे इन दोनों नंबरों पर मुझे संपर्क कर सकते हैं, और जो भी आप लोगों के सवाल हों तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करूँगा। तो गाइस, आज की ये वीडियो मेरी है उत्तराखंड चारधाम यात्रा के ऊपर, जो कि अगले महीने से स्टार्ट होने वाली है। तो काफ़ी लोग अभी स्लॉट बुक करने वाले हैं, कुछ लोगों ने स्लॉट बुक भी कर लिए हैं, और अगर शायद आप भी इस वीडियो में आए हैं तो अपना स्लॉट बुक करने के लिए आए होंगे, या फिर चारधाम यात्रा के बारे में पहले पूरी जानकारी देने के लिए आए होंगे। तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों की, जो पहले आप लोग चारधाम यात्रा की वीडियो देखते हैं। कुछ लोग बिना जानकारी के हरिद्वार आ जाते हैं, उसके बाद चारधाम यात्रा करने के लिए चले जाते हैं। उन लोगों को कुछ पता नहीं रहता कि ऊपर चारधाम यात्रा में हम लोग कहाँ ठहरे हैं, या हमको ऊपर होटल मिलेंगे कि नहीं। क्योंकि इस टाइम पे अगर आप एडवांस बुकिंग करा के आते हैं तो आप लोगों को बहुत कम तकलीफ़ें होंगी, बल्कि यूँ समझिए कि आपको हमारे साथ अगर आप यात्रा करते हो तो आपको बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन अगर आप लोग बिना जानकारी के आते हो, अगर आप यात्रा करने चले जाते हो तो ऊपर आप लोगों को कहीं पर होटल नहीं मिलते हैं, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था नहीं होती है। आप लोगों को बहुत से तकलीफ़ें भी हो सकती हैं। अगर आप लोग बड़े बुजुर्ग हैं तो आप लोगों को घोड़े खच्चर भी चाहिए होंगे, पालकी भी चाहिए होगी। तो आप लोगों को इतनी जानकारी नहीं रहती है। बिना जानकारी के आप लोग आएंगे तो आप लोगों को बहुत दिक्कत हो सकती है। इसलिए आज मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग इन वीडियो के देख के फिर अपने डिसाइड करके तब वहाँ से आ सकते हैं। सो गाइस, वीडियो में पूरा बनिए रहेगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको A to Z जानकारी दूंगा। आप लोगों को कहाँ उतरना है, कैसे आप लोगों को ऊपर गाड़ी करनी है, कहाँ कहाँ आपका स्टे लगेगा, कितने दिन आपको इसमें लगेंगे, कितने का खर्चा आएगा, टूर पैकेज कितने का पड़ेगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा। गाइस, ये यात्रा है जो ये टोटल 10 दिन की होती है। इसमें 9 रात और 10 दिन लगते हैं। ये यात्रा हरिद्वार से स्टार्ट होती है। अगर आप हरिद्वार आते हैं या ऋषिकेश आते हैं तो दोनों जगह से आप ये यात्रा कर सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो देहरादून जौलीग्रांट एयरपोर्ट आपका सबसे नियर बाई रहेगा, और अगर आप दिल्ली आ रहे हैं तो वहाँ से आपको कैब करके हरिद्वार आनी पड़ेगी। फिर हरिद्वार से आपकी यात्रा स्टार्ट होगी। अब बात करते हैं कि इस यात्रा में हमारे जो 9 नाइट होते हैं ये हमारे कहाँ कहाँ स्टे होते हैं, तो इसके बारे में हम आपको बता दें। पहले दिन अगर आप हरिद्वार से सुबह 6 बजे निकलते हैं, इसके बाद आप सीधा बड़कोट पहुंचते हैं, जो कि यमुनोत्री बड़कोट से केवल 40 किलोमीटर के डिस्टेंस में रह जाता है। पहाड़ी रास्ता है। हरिद्वार से लगभग बड़कोट आपका 200 किलोमीटर का सफ़र रहेगा। तो पहाड़ी रास्ते में गाड़ी लगभग 40 की स्पीड पे चलती है, 30 या 40 की स्पीड में। तो लगभग आपको शाम हो जाती है, 6 बज जाते हैं बड़कोट पहुँचते पहुँचते। तो पहला दिन का स्टे आपका बड़कोट में ही रह जाता है। सेकेंड डे में आप सुबह उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं जानकी चट्टी के लिए। जानकी चट्टी वह स्थान है जहां से आपको यमुनोत्री के लिए 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है। यमुनोत्री से ऊपर 5 किलोमीटर, वहां यमुना माता के दर्शन होते हैं। वहां से फिर आप बैक आते हैं शाम को दर्शन करके बड़कोट में। उसी होटल में आपका सेकेंड डे का स्टे रह जाता है। तो पहला दिन का स्टे आपका बड़कोट में ही रह जाता है। सेकेंड डे में आप सुबह उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं जानकी चट्टी के लिए। जानकी चट्टी वह स्थान है जहां से आपको यमुनोत्री के लिए 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है। यमुनोत्री से ऊपर 5 किलोमीटर, वहां यमुना माता के दर्शन होते हैं। वहां से फिर आप बैक आते हैं शाम को दर्शन करके बड़कोट में। उसी होटल में आपका सेकेंड डे का स्टे रह जाता है। बात करते हैं तीसरे दिन की। तो तीसरे दिन आप बड़कोट से निकलते हैं, सीधा आप उत्तरकाशी पहुंचते हैं। उत्तरकाशी में काशी विश्वनाथ टेम्पल है। काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने के बाद आपका उत्तरकाशी में ही तीसरे दिन का स्टे हो जाता है। अब बात करते हैं चौथे दिन की। तो चौथे दिन में आप उत्तरकाशी से निकलते हैं माता गंगा के लिए, यानी कि गंगोत्री के लिए।
चौथे दिन में आपके गंगोत्री के दर्शन होकर वापस आते हैं आप लोग उत्तरकाशी में, और उत्तरकाशी में चौथे दिन आपका स्टे हो जाता है। 5वें दिन में आप उत्तरकाशी से निकलते हैं बाबा श्री केदारनाथ जी के लिए। तो केदारनाथ के लिए आप वहाँ से निकलेंगे तो आपका 3 जगह पे आप स्टे कर सकते हैं आराम से, या तो गुप्तकाशी में, या तो फाटा में, या तो फिर सोनप्रयाग में। ये 3 जगह में स्टे कर सकते हो आप लोग। 5वें दिन में आपका स्टे इन 3 जगहों में से आप कहीं पर भी कर सकते हो, वहाँ पर हो जाता है। 6वें दिन में आप ट्रैक करते हो श्री केदारनाथ जी के लिए, जो कि वहाँ से 22 किलोमीटर का ट्रैक है। सुबह आप लोग जल्दी उठना वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है, 5 बजे 6 बजे के आसपास में ही निकलना लगभग। मेरा मानना तो ये है, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा भीड़ भी कम रहती है और घोड़े खच्चर वाले कम चलते हैं। रास्ता बिल्कुल बारीक है, उसी रास्ते पे घोड़े खच्चर भी चलते हैं और उसी रास्ते पे पैदल वाले भी चलते हैं। तो ज़्यादा कंजस्टेड होता है, जिसके यानी कि घोड़े खच्चर धक्का वक्का लगाते हैं, या पालकी वाले भी उसी पे चलते हैं, तो जिस वजह से पैदल चलने वालों को दिक्कत आती है। अगर आप लोग पैदल चलने वालों में से हैं तो आपको लगभग सुबह 5 बजे, हो सके तो 4 बजे, 4, 5, 6 या 3 घंटों के अंदर आप निकल सकते हो। आप सुबह अगर 4-5 बजे से निकलते हैं तो शाम को आप 6 बजे ऊपर महादेव जी की आरती होती है, 6 बजे आरती में आप लोग ऊपर आराम से पहुंच जाएंगे। 6वें दिन के आपके ऊपर इस तरीके से आपका स्टे ऊपर केदारनाथ में ही रहेगा। उस दिन आप लोग ऊपर केदारनाथ में स्टे कर लीजिएगा। वहाँ होटल भी हैं, और अगर आप ऑनलाइन होटल बुक करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की जो GNBN की वेबसाइट है, आप उससे भी आप होटल बुक करवा सकते हैं, या फिर अगर आप लोगों को होटल करवाना हो तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम ऊपर आपके लिए रहने की व्यवस्था करवा देंगे। वहाँ पर होटल भी ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत ही हैं, लेकिन वहाँ टेंट की व्यवस्था बहुत ज़्यादा है। लेकिन ज़्यादा ठंड होने की वजह से ऊपर टेंट में अच्छी व्यवस्था नहीं मिल पाती है। तो आप लोगों को अगर होटल मिले तो आप लोगों को होटल ही कर लीजिएगा, होटल सबसे बेस्ट रहते हैं। बात करते हैं 7वें दिन की। 7वें दिन में केदारनाथ जी से आप ऊपर भैरव बाबा के दर्शन करके बैक आप नीचे वहीं सोनप्रयाग में अपना जहाँ आपका होटल हो, 7वें दिन में आप उसी होटल में वापस आ जाएंगे। शाम को 7-8 बजे तक वापस आ जाएंगे। अब बात करते हैं 8वें दिन की। तो 8वें दिन में आप सोनप्रयाग से लास्ट आपका जो धाम रह जाता है बद्रीनाथ धाम, आप बद्रीनाथ धाम के लिए निकलेंगे। लेकिन सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा रहता है, यानी कि लगभग 300 किलोमीटर का सफ़र है, तो लगभग 200 किलोमीटर ही कवर हो पाता है, पहाड़ी क्षेत्र है। तो आप वहाँ से लगभग आपका जो 8वें दिन का है वो सफ़र आपका पीपलकोटी तक रह पाता है, जो कि चमोली में पड़ता है। पीपलकोटी एक काफ़ी बड़ा मार्केट है, वहाँ पर सभी लोग लगभग वहीं पर ही स्टे करते हैं। तो 8वें दिन का हमारा पीपलकोटी में स्टे रहता है। 9वें दिन में आप पीपलकोटी से जाते हैं बद्रीनाथ जी के लिए। बद्रीनाथ जी वहाँ से लगभग आपका 100 किलोमीटर रह जाता है, तो आप आराम से लगभग सुबह 6 बजे निकलेंगे तो 12 बजे के आसपास तक आप बद्रीनाथ जी पहुँच जाएंगे। उसके बाद 1-2 घंटा आप वहाँ से पास में माणा गांव रहता है, माणा विलेज जो भारत का पहला गांव है, तो माणा विलेज जाके आप वहाँ के दर्शन करके वापस आप पीपलकोटी उसी होटल में वापस आ सकते हैं। अब बात करें 10वें दिन की, तो 10वें दिन आप पीपलकोटी से हरिद्वार, जो कि आपका 200 किलोमीटर का सफ़र है, वापस आप 10वें दिन में हरिद्वार आ सकते हैं। या आप हरिद्वार आए या फिर देहरादून या ऋषिकेश, तीनों आपस में आसपास में ही हैं, ज़्यादा नहीं, और 40-50 किलोमीटर के डिस्टेंस में रहते हैं। तो आप कहीं भी आप अपना ड्रॉप करवा सकते हैं। ये आपका 10 दिन का टोटल शेड्यूल इस हिसाब से बनता है 4 धाम यात्रा का। गाइस, ये जो 10 दिन की यात्रा मैंने आपको बताई है, ये मैंने आपको हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून से बताई है। अगर आप लोग दिल्ली से यात्रा कर रहे हैं तो इसमें आपके लगभग 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, यानी कि यात्रा आपकी 12 दिन की हो जाएगी। एक दिन आप अगर दिल्ली से निकलते हैं तो दिल्ली से आप एक दिन में हरिद्वार या फिर ऋषिकेश, या तो उससे थोड़ा सा आगे मान के चलिए तो देवप्रयाग या रुद्रप्रयाग के आसपास तक ही पहुँच पाएंगे। और अगर आप लोग 4 धाम यात्रा कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ से लगभग मसूरी तक आप पहुँच पाएंगे। और गाइस, अब बात करते हैं ये 4 धाम यात्रा के बीच में जो एक्स्ट्रा साइट सीन होते हैं। कुछ लोग बाहर से उनके अलग से पैसा लेते हैं इन 4 धाम यात्रा के बीच में जो एक्स्ट्रा साइट सीन होते हैं। तो इन साइट सीन में से कौन कौन से साइट सीन जो इंक्लूडिंग होते हैं हर किसी के पैकेज में, और किन किन एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं कौन कौन से पॉइंट के, इसके बारे में डिसाइड कर लेते हैं। सबसे पहले आप अगर यहाँ से हरिद्वार से यमुनोत्री के लिए जाएंगे तो पहले आपका मसूरी पड़ता है। मसूरी में आपका कैंपटी फॉल है जो कि ऑन द वे पड़ जाता है। हमारे पैकेज में तो हम वो फ्री करवाते हैं, कुछ लोग उसके पैसे भी लेते हैं। और उसके बाद पड़ता है लाखा मंडल, जो कि यमुनोत्री से लगभग 60-70 किलोमीटर पहले पड़ता है। उसके लिए थोड़ा अलग से जाना पड़ता है, आउट रूट पे जाना पड़ता है। हमारे पैकेज में इंक्लूडिंग रहते हैं, बस अदर जो लोग रहते हैं वो इसका अलग से पैसा लेते हैं, लगभग 1500 रुपये, कोई 2000 रुपये, इस हिसाब से उसका अलग पैसे लेते हैं। अब इसके बाद पड़ता है यमुनोत्री से आने के बाद जब हम गंगोत्री जाते हैं तो एक शिव गुफा पड़ता है जो कि ब्रह्मखाल में पड़ता है। अगर आप लोग किसी और के साथ भी जा रहे हों, अगर हमारे साथ जाते हैं तो हम तो इंक्लूड करा के देंगे, अगर किसी और के साथ जाते हैं तो आप लोगों को ये सब पॉइंट भी आप एक बार नोट करके रखिएगा। ये यमुनोत्री से
गंगोत्री जाते समय ब्रह्मखाल पड़ता है, एक बीच में ब्रह्मखाल में ये शिव गुफा पड़ती है। बहुत अच्छी जगह है, आप एक बार जाना। एक गुफा है जैसे भोलेनाथ जी की, वहाँ का अच्छी शिवलिंग बने हुए हैं अंदर, एकदम नेचुरल है। आप ऊपर भी देखेंगे एकदम पत्थरों से बने हुए हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। गंगा माता का एक छवि ऊपर आपको दीवार पर दिखेगी, जिसके ऊपर गंगा जी बैठे हुए हैं, ठीक है, मगरमच्छ के ऊपर ऐसे, और बीच में शिवलिंग बने हुए हैं। सब प्राकृतिक हैं, बहुत अच्छी जगह है। अगर आप हमारे थ्रू पैकेज बुक करते तो हम तो उसमें ये सब इंक्लूडिंग करा के सारे दर्शन करवाते हैं। उसके बाद आप उत्तरकाशी में जाएंगे तो वहाँ तो आपको काशी विश्वनाथ जी के टेम्पल, उसके दर्शन हो ही जाएंगे। उसके बाद फिर आप गंगोत्री जाएंगे, बीच में हरसिल वैली आता है, बहुत अच्छी जगह है। लगभग वहाँ फिल्म शूट करने जैसी जगह है, एकदम बहुत अच्छा व्यू आता है, व्यू पॉइंट है बहुत अच्छा। तो आप हरसिल के दर्शन कर लेना। उसके बाद गंगोत्री चल के गंगोत्री माता के दर्शन भी कर लेना। उसके बाद आप केदारनाथ जी जाते हैं तो ओमकारेश्वर मंदिर आपको ऊखीमठ में मिल जाएगा, जो कि केदारनाथ गुप्त काशी से लगभग 5 किलोमीटर नीचे पड़ता है। तो वहाँ पर आप ओमकारेश्वर के दर्शन कर लीजिएगा। बाबा केदार 6 महीने ओमकारेश्वर मंदिर में ही रहते हैं, जब ये कपाट बंद रहते हैं। अभी कपाट बंद है इस टाइम पे फिलहाल, तो इस टाइम पे अभी बाबा केदार वहीं ऊखीमठ में ओमकारेश्वर मंदिर में है। तो जाते समय आपको ये साइट सीन भी हम लोग कवर करवा देते हैं। प्रयाग से आपकी केदारनाथ की यात्रा होती है पैदल स्टार्ट, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। लेकिन सोनप्रयाग से ही एक रास्ता अलग करता है, जो ऊपर त्रिजुगी नारायण बोलते हैं, त्रिजुगी नारायण मंदिर में, जहाँ की शिवजी पार्वती का ससुराल भी उसको कहा जाता है। वहीं शिवजी पार्वती की शादी हुई थी, वहीं फेरे लिए गए थे। और त्रिजुगी नारायण उस मंदिर का नाम इसलिए है क्योंकि 3 युगों से अभी तक वहाँ पर एक दिया जल रहा है, इसलिए उस मंदिर का नाम त्रियुगी नारायण है। जब भोलेनाथ जी की शादी हुई थी तब से, यानी कि 3 युगों से अभी तक वहाँ एक दिया जल रहा है, इसलिए उस मंदिर का नाम त्रियुगी नारायण बोले जाते हैं। आप वहाँ ट्रैकिंग नहीं है, त्रियुगी नारायण में आपकी गाड़ी चली जाती है, आप मंदिर तक बिल्कुल गाड़ी जाती है, आप आराम से वहाँ दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद आप बद्रीनाथ जाएंगे तो बद्रीनाथ के बाद 5 किलोमीटर आगे माणा गाँव है, जो कि भारत का पहला गाँव है। वहाँ माणा गाँव में आपको व्यास गुफा दिखेगी, गणेश गुफा दिखेगी और भीम पुल दिखेगा। और वहीं से आपको स्वर्गारोहणी मार्ग दिखेगा, जहाँ कहते हैं कि 5 पांडव वहीं से स्वर्ग गए थे। केवल जीवित एक युधिष्ठिर ही जा पाया था, बाकी चारों के चारों मर गए थे। और उसी माना गांव में सरस्वती माता के दर्शन भी होते हैं, जो कि भारत में और आपको कहीं नहीं दिखेगी, सिर्फ सरस्वती माता आपको सिर्फ वहीं दिखेगी, जो कि माना गाँव में ही है। उसके बाद अगर आप बद्रीनाथ के 10वें दिन जब आप वापस हरिद्वार आते हैं तो आपको 5 प्रयागों के दर्शन होंगे, जहाँ की अलग अलग प्रकार के आपको जल दिखाई देंगे, दोनों तरफ अलग अलग संगम होते हुए दिखेंगे आपको। और 5 प्रयाग के दर्शन करते करते आप धारी देवी माता मंदिर पहुँचेंगे, जो कि श्रीनगर गढ़वाल में है, जो कि रास्ते में पड़ता है। अगर आप हरिद्वार आएंगे तो आपके रास्ते में पड़ेगा, तो आप धारी देवी माता के दर्शन भी कर लीजिएगा। धारी देवी माता मंदिर, धारी देवी जो माता है, ये चारों धामों की रक्षक के रूप में भी इनको पूजा जाता है। ये चारों धामों की रक्षा करती है। जो 2013 में आप लोगों को पता होगा, केदारनाथ में जो महाभयंकर प्रलय आई थी, जो बादल फटा था, वो इसी माता का प्रकोप उनको माना जाता है। कहते हैं कि सरकार के कहने से धारी देवी माता मंदिर के सामने वहाँ पर डैम बन रहा था, क्योंकि ये नदी के बीचों बीच में है, जो अलकनंदा है, अलकनंदा के बीचों बीच में ये मंदिर बना हुआ है। वहीं पर डैम का निर्माण हो रहा था। उस टाइम पे सरकार के कहने से इन्होंने जो धारी देवी का पुराना मंदिर था वो वहाँ से हटा दिए थे, उनके कपाट वहाँ से हटा दिए थे। उसके बाद वहाँ पर जो केदारनाथ में भयंकर तबाही आई, ये माता को गुस्सा आया था। काली माता का रूप है, उन्होंने अपना गुस्सा भोलेनाथ के ऊपर निकाला था केदारनाथ में। तो इसीलिए कहते हैं कि सब लोग के ऊपर जो केदारनाथ में जो प्रलय आई थी वो सिर्फ धारी देवी माता का प्रकोप था। पुराना मंदिर वहाँ से उजड़ जाने के बाद, जो बाढ़ आई थी उसके बाद उजड़ जाने के बाद, वहाँ पर ये नया मंदिर बनाया गया है माता धारी देवी का। तो अगर आप चारों धामों के दर्शन करने के बाद हरिद्वार आएंगे तो इनके दर्शन भी कर लीजिएगा। जैसे कि वैष्णो देवी माता मंदिर के दर्शन करने के बाद भोलेनाथ जी के दर्शन करना बहुत ज़रूरी माना जाता है, उसी तरह धारी देवी माता मंदिर के दर्शन करना भी बहुत ज़रूरी माना जाता है। अगर आप लोग चारधाम यात्रा कर रहे हो तो उसी के बाद आप लोग की यात्रा पूरी मानी जाती है। तो ये 10 दिन के अंदर आपके ये सारे साइट सीन भी कवर हो जाते हैं और लास्ट में आप 10वें दिन हरिद्वार भी आ जाते हैं। अब बात करते हैं कि चारधाम यात्रा में आपको अपने साथ क्या क्या कैरी करके चलना है, जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपको ये बता दूं, अगर आप चारधाम यात्रा करोगे तो सबसे पहले आपको अपने साथ एक तो लाठी चाहिए, जो कि अगर आप पैदल ट्रैक कर रहे हैं तो ये आपको ऊपर मिल जाते हैं आराम से। अगर आप अपने साथ लेके आ रहे हैं तो भी आप लेके आ सकते हैं, नहीं तो ये ऊपर आपको मिल जाते हैं। आप अपने साथ लेके आ रहे हैं तो रेडीमेड वाला लीजिएगा, जो कवर भी हो जाता है, एकदम छोटा सा बैग में भी आ जाता है, वो आप अपने साथ लेके आ जाइएगा। उसके बाद आप अपने साथ भरपूर गर्म कपड़े जरूर लाइएगा, क्योंकि ऊपर बर्फ़ होगी इस टाइम पे, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है अप्रैल का महीना, तो ऊपर बर्फ़ होगी, ठंड काफ़ी ज़्यादा मिलेगी आपको, तो आप अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर लाइएगा।
काफ़ी गरम गरम सॉक्स भी लिएगा अपने साथ, जो कि आपको चलने में आसानी रहे, और जूते आप एकदम ट्रैकिंग वाले लिएगा, ताकि आप अगर ट्रैक कर रहे हैं तो ट्रैकिंग वाले ही शूज़ लेके आइएगा। खाने पीने के लिए भी आप लोग अपने साथ थोड़े ड्राई फ्रूट्स वगैरह या फिर बिस्किट कुरकुरे ये सब आप अपने साथ ज़रूर लेके जाना। अगर हो सकता है कुछ आप जो गुजरात के रहते हैं, पिछले साल मेरे साथ 4 साल से गुजरात के भी बहुत सारे लोग यात्रा कर रहे हैं, वो तो अपने लिए वहाँ से कचरी, थेपला, ढोकला, ऐसा मतलब बहुत से उनकी यहाँ चीज़ें होती है, वो अपने साथ लेके आते हैं। वो बहुत अच्छा करते हैं अपने साथ, क्योंकि चार धाम यात्रा में पहाड़ में कभी ऐसा ट्रैफिक लग जाता है या फिर कहीं पर लाइन स्लाइड हो जाती है, तो हम लोग ऐसे फंस जाते हैं बीच जंगल में, मान के चलिए कि बीच में जंगल में फंस जाते हैं। उस जंगल में हमें अगर हो सकता है 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे लग गए, तो हम लोग को खाने पीने के लिए हमारे पास कुछ नहीं रहता। तो इसलिए आप लोग अपने साथ कुछ ऐसी चीज़ें ले आना, ताकि कहीं पे अगर हम ऐसे फंस जाएँ, हमको कहीं होटल में खाना खाने का व्यवस्था ना मिले, तो हमारे पास कुछ अपनी चीज़ें रहें जो हम अपने साथ खा सकते हैं। जैसे ड्राई फ्रूट वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें आपके पास रहेंगी तो आप वो सब चीज़ें खा सकते हो। आपको बीच में दिक्कत परेशानी नहीं होगी। एक छाता आप अपने साथ लेके ज़रूर आइएगा, क्योंकि ऊपर कोई भरोसा नहीं रहता मौसम का। या तो रेनकोट अपने साथ लेके आइएगा या फिर एक छाता अपने साथ लेके आइएगा। ऊपर का मौसम और यहाँ का नीचे के मौसम में बहुत फ़र्क होता है। ऊपर का मौसम कब बदल जाए कोई पता नहीं रहता, तो ये आप अपने साथ ज़रूर लेके आइएगा। कुछ मेडिसिन आप अपने साथ ज़रूर लिएगा, सर दर्द की, बुखार की, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि है वोमिटिंग की। अगर आप लोगों को वोमिटिंग होती है तो वोमिटिंग की लेके ज़रूर आइएगा। अगर नहीं होती है तब भी लेके आ जाइएगा, क्योंकि पहाड़ी रास्ते हैं एकदम गोल गोल घुमावदार होते हैं, जिनमें आदमी का सर थोड़ा चकराता है और उसमें फिर उल्टी होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। हम लोग पहाड़ी हैं तो हम लोगों को लगभग पहाड़ में तो हम लोगों को आदत पड़ी है, लेकिन अगर आप लोग बाहर से आ रहे हैं, प्लेन से आ रहे हैं, आप लोग पहाड़ में बहुत कम गए हैं, तो आप लोगों को ये चीज़ें पर वोमिटिंग हो सकती है, तो आप अपने साथ वोमिटिंग की दवाइयाँ ज़रूर लीजिएगा। कुछ गैस की दवाइयाँ लेके आइएगा, कपूर अपने साथ लेके आइएगा। ये आपको केदारनाथ ट्रैकिंग के दौरान आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ सकती है कपूर की, तो आप अपने साथ कपूर लेके ज़रूर आइएगा। अब बात करते हैं गाइस पूरी यात्रा की, तो मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी। अब करते हैं बात गाड़ी की। तो आप अगर गाड़ी अगर हायर करना चाहते हैं, तो आप मेरे नीचे जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं, आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। और आपका क्या पैकेज रहेगा, कितने का आप कितने आदमी हैं, आदमी के हिसाब से मैं आपको पैकेज बता दूंगा। 4 आदमी हैं तो आपको छोटी गाड़ी स्विफ्ट डिज़ायर का पैकेज बता दूंगा, या आप अगर 6 आदमी हैं तो आपको जो अभी मेरे पास है अर्टिगा, इसमें मैं आपको 6 आदमी के साथ अर्टिगा में ले चलूँगा। अगर आप लोग ज़्यादा हैं, ग्रुप के साथ आ रहे हैं, तो आपको टेम्पो ट्रैवल्स भी मिल जाएगी, आपको बस भी मिल जाएगी। आप जिस तरीके से आपका ग्रुप है उस हिसाब से आप मेरे को कांटेक्ट करें, मैं आपको आपके हिसाब से बजट बता दूँगा। अगर आप लोग सिंगल आदमी हैं, अगर आप लोग शेयरिंग में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए शेयरिंग की व्यवस्था भी है मेरे पास। आप लोग बड़े ग्रुप के साथ शेयरिंग में भी जा सकते हैं। तो आप नीचे मेरे नंबर दिए गए हैं, इन पे मुझे कॉल कीजिएगा। आपको जितना भी जानकारी चाहिए वो आप मेरे से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पूरी जानकारी दूँगा। सो गाइस, वीडियो आप लोगों ने पूरी देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाबा केदार आपको खुश रखें। और अगर आप लोगों को चार धाम यात्रा करनी हो तो मेरे नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करें और मेरे साथ चार धाम यात्रा करें। हर हर महादेव, जय श्री केदार।